अच्छा, ब्रॉक लेसनर तो सस्पेंड हो गए, सर्वाइवर सीरीज को होने में टाइम है, बिग ओ उधर अपना ओपोनेंट मिल गया, तो रोमन रेंस क्या स्मैकडाउन पर सिर्फ ताली बजाएंगे? नहीं भाई, रोमन रेंस को पॉसिबली उनका ओपोनेंट मिल गया है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। एडम पियर्स ने गाइस फाइनली अपनी साइलेंस को ब्रेक किया है और रिएक्ट किया है ब्रॉक लेसनर के अटैक के ऊपर। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सेथ रॉलिंस और बिग ई की फ्यूड को रश कर रही है? और गाइस ब्रे वाइट ने कुछ बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को टीज किया है अपने रिटर्न को लेकर। तो ऐसे काफी सारी हर बार की तरह इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर। आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं एडम पियर्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है ब्रॉक लेसनर ने क्या बुरी तरीके से एडम पियर्स के ऊपर अटैक किया था। पता नहीं, मुझे इस सेगमेंट बार बार याद करके हंसी आ जाती है। एक तो उनकी पैंट फट गई थी, तो वो सेगमेंट और अलग इसलिए लगता है, और वैसे भी जब अथॉरिटी के ऊपर अटैक होता है तो पता नहीं सेटिस्फैक्शन से क्यों मिलती है। तो गाइस एडम पियर्स ने इसके ऊपर रिएक्शन भी दे दिया है अपना। बहुत टाइम लगा दिया रिएक्शन आते आते, और हाँ भाई टाइम तो लगेगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर का अटैक हुआ है तुम्हारे ऊपर, तो तुमको थोड़ा सा मामले से उभरने में टाइम भी लगेगा ना। तो यहाँ पर उन्होंने ट्विटर के ऊपर सिंपली ट्वीट किया और उन्होंने यहाँ पर लिखा सस्पेंडेड इंडेफिनेटली, बेंड बट नेवर ब्रेक नेवर फॉरगेट। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हाँ भाई सस्पेंड तो मैंने इंडेफिनेटली कर दिया, मैं मुड़ जरूर सकता हूँ लेकिन टूट नहीं सकता, और नेवर फॉरगेट करके यहाँ पर उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है। अब ये किसी और सुपरस्टार ने लिखा होता है नेवर फॉरगेट, तो यहाँ पर मैं इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करता कि क्या एडम पियर्स ब्रॉक लेसनर को डराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भूला नहीं उस बात को और शायद मैं बदला लूंगा। लेकिन क्योंकि ये एडम पियर्स है और क्योंकि सामने ब्रॉक लेसनर है, तो भाई हम इसको कहीं से भी धमकी नहीं समझ सकते। क्योंकि अगर एडम पियर्स किसी भी तरीके से ये सोच रहे कि ये वाला ट्वीट ब्रॉक लेसनर को धमकाने के लिए है, तो भाई एक बार जो तुम्हारी ठुकाई हुई है ना, शायद वो तुम्हारे लिए काफी नहीं है। ब्रॉक लेसनर तुम्हारी ठुकाई दोबारा करने भी आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वाले ट्वीट को हम लोग सिर्फ ऐसे ले सकते हैं कि एडम पियर्स इस वाले अटैक को भूलने नहीं वाले जो उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ किया था। वो ये नहीं जताना चाह रहे कि ब्रॉक लेसनर को का हमला वो याद रखने में दिमाग में आगे जाकर कभी वो ब्रॉक को ठोकेंगे, बल्कि वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई ये नाइट पर जो ब्रॉक ने उन पर हमला किया था ना, इस वाली रात को भूलने नहीं वाला। और एक्चुअल में वो रात ऐसी है जिसको भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से कभी एडम पियर्स ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी ब्रॉक लेसनर के साथ, तो याद आना चाहिए ना कि ब्रॉक लेसनर ने मेरा हाल क्या किया था। तो उसके लिए डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग चीज होगी जो उनको हमेशा अपने करियर के अंदर याद रखनी चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रॉ के एपिसोड के एजे स्टाइल्स एंड ऑमस वर्सेस आर के ब्रो का रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच एडवर्टाइज किया था। लेकिन रॉ के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नंबर 1 कंटेंडर का मैच किया और उसके बाद जो पूरा सिनेरियो है वही चेंज हो गया। उसके बाद इवन आप लोगों ने भी मेरे से कमेंट करके पूछा था कि भाई एजे स्टाइल्स हमको रॉ पर देखने के लिए क्यों नहीं मिले, क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को कैंसिल कर दिया। तो गाइस डेव मेल्टजर के अकॉर्डिंग जो पॉसिबल रीजन है, जो कि अच्छा तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन भाई आपको बता रही है कि एजे स्टाइल्स पॉसिबली मेडिकली फुल्ली क्लियर नहीं थे रॉ पर कंपीट करने के लिए, इसी वजह से वो आपको रॉ के एपिसोड में देखने को नहीं मिले। अभी स्पेसिफिकली उन्होंने ये नहीं बताया, इवन उनको खुद भी नहीं पता कि एजे स्टाइल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या वो ज्यादा बड़ी है, क्या वो सीरियस है, इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में सीधा आपको एजे स्टाइल्स देखने को मिल जाए। ये सिर्फ उनका एक हफ्ते का ब्रेक था क्योंकि वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं थे, लेकिन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ज्यादा सीरियस हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कुछ ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। हो सकता है सिर्फ एक हफ्ते का यहाँ पर एजे स्टाइल्स का ब्रेक हो सकता है। तो जो रॉ के एपिसोड में एब्सेंस थी उसके पीछे का रीजन ये था कि एजे स्टाइल्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं थे। तो ये इसके पीछे रीजन था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एजे स्टाइल्स के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ध्यान नहीं दिया, उनको सीरियसली नहीं लिया, उनका मैच हटा दिया, तो ऐसा यहाँ पर कोई रीजन नहीं है। जबकि एक्चुअल में जो रीजन है वो यहाँ पर ये था। बट मैं उससे ज्यादा ये चाहूंगा कि अब वो रॉ के एपिसोड में आ रहे हैं, जब भी कभी आ रहे हैं, जब भी वो पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं, तो भाई उनके लिए बुकिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि सिंगल सुपरस्टार के तौर पर अगेन यार डब्ल्यूडब्ल्यूई सुन लो मेरी, मैं उनको रॉ के ऊपर जरूर देखना चाहता हूँ। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और पॉल हेमन को बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर दिया। किसने? केला ब्रैक्सटन ने। अब आपको पता ही है हमको कैसे जुगलबंदी वाले सेगमेंट देखने को मिलते हैं केला ब्रैक्सटन और पॉल हेमन के बीच में, जहां पर केला ब्रैक्सटन हर बार माइक लेके पहुंच जाती है पॉल हेमन के पीछे और पॉल हेमन इससे बहुत ज्यादा नाखुश हो जाते हैं। तो बम के शो पर हैलोवीन वाली थीम चली थी, तो यहाँ पर केला ब्रैक्सटन ने ट्रोल करते हुए पॉल हेमन को पूरा पॉल हेमन का लुक ही बना लिया। अब आप सोच रहे हो कि केला ब्रैक्सटन कैसे पॉल हेमन का लुक बना सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो गाइस आप लोग इस वाली पिक्चर के अंदर देख सकते हो। हाँ, ये पॉल हेमन नहीं, ये केला ब्रैक्सटन ही है। जहां पर उन्होंने जो फेस के ऊपर ये मास्क सा लगाया हुआ है, ये बिल्कुल पॉल हेमन का ऐसा लगता है कि उनको इंपर्सोनेट करने के लिए उन्होंने लगाया हुआ था। और इवन उन्होंने कोट वोट बिल्कुल उसी तरीके से सूट बूट पहना हुआ है जिस तरीके से पॉल हेमन करते हैं। इवन उन्होंने यहाँ पर पॉल हेमन की एक्टिंग भी करी, जहां पर उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल काउंसिल हूँ, सर्व करती हूँ रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। हालांकि उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियन का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा यूनिवर्सल चैंपियन रोमन भी हो सकता है, ब्रॉक भी हो सकता है, या फिर कोई गलियों में घूमती हुई बिल्ली
अगली भी हो सकती है, जो भी यूनिवर्सल चैंपियन होगा मैं सिर्फ उसको सर्व करूंगा, ऐसा कहते हुए उन्होंने पॉल हेमन के ऊपर शॉट भी ले लिया। तो ये जो है पॉल हेमन का लुक जो है केला ब्रैक्सटन ने किया, जो कि बहुत ज्यादा फनी लग रहा है, और इस तरीके से उन्होंने पॉल हेमन को यहाँ पर ट्रोल भी कर दिया। तो ये जो फनी चीजें हैं ना केला ब्रैक्सटन और पॉल हेमन के बीच में, ये अब सीमित नहीं रह गई है सिर्फ स्मैकडाउन के एपिसोड तक बैक स्टेज, बल्कि इसको एक अलग लेवल पर भी बम के शो पर केला ब्रैक्सटन ले गई थी, जो कि मुझे फनी लगा। और फनी चीज मैं आपके साथ शेयर ना करूं ऐसा हो नहीं सकता भाई, आपके चेहरे पर एक स्माइल आ जाए तो फिर उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब इसके ऊपर आपके क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस ये थोड़ी सी सैड होने वाली है, लेकिन इतना ज्यादा सैड होने वाली भी नहीं है जितना आपको शायद सुनकर लगेगा कि WWE ने ग्रेग हैमिल्टन को रिलीज कर दिया है, जो कि आपको पता है WWE के अनाउंसर थे, अब मुझे थे ही कहना चाहिए क्योंकि वो कंपनी से रिलीज हो चुके हैं। लेकिन हाँ, इसके पीछे ऐसा रीजन नहीं है कि WWE ने उनको रिलीज कर दिया, ये जो रिलीज वाला सारा ड्रामा चलता है, बल्कि एक्चुअल में खुद से ग्रेग हैमिल्टन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस बात को बताया कि म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ WWE और उनके बीच में, जहां पर इस बात को उन्होंने डिसाइड किया। 6 साल से भी ज्यादा से वो WWE से काम कर रहे थे। इवन बॉबी लैशली का जो पूरा रेन रहा है, ऑलमाइटी एरा जो रहा है, हमने उस पूरे टाइम में उनको अनाउंस करते हुए देखा ड्रू मैकिंटायर के रेन के अंदर। तो ऐसे आदत सी नहीं पड़ जाती हमको कि हाँ भाई ये बंदा, मतलब समझ जाओ जब भी WWE के अंदर कोई अनाउंसर होता है तो उसकी आवाज हमको इतनी सुनने की आदत पड़ जाती है कि हम उस सुपरस्टार का जब भी उसकी एंट्रेंस होती है दिमाग में हमारा वही चीज बजने लग जाती है। तो उतना ज्यादा हमको ग्रेग हैमिल्टन की आवाज से, मतलब मैं तो लिंक हो गया था सही में, शायद आप लोग भी हो गए हो, क्योंकि मैं अकेला तो WWE देख नहीं रहा हूँ, आप भी साथ में देखते ही हो। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि अपने जो फैमिली है उसके ऊपर अब वो ध्यान देना चाहते हैं। उनकी जो मदर है अब वो 70s में हो चुकी है, अपनी सिस्टर की भी उन्होंने बात करी। सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग थियरीज चल रही थी कि कोई रैपर के साथ उनका पंगा हो गया, ऐसा वैसा, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है। म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ और WWE और ग्रेग हैमिल्टन जो है, ऐसे यहाँ पर पंगे वाली बात तरीके से कोई चीजें नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ग्रेग हैमिल्टन अब WWE के साथ नहीं है और अनाउंसर का रोल अब जो है वो हमको करते हुए नहीं दिखाएंगे, देंगे WWE के अंदर। थोड़ा सा सैड जरूर है, लेकिन हाँ ये एक स्टोरी है। बाकी ग्रेग हैमिल्टन की आवाज को डेफिनेटली WWE के अंदर हम लोग मिस जरूर करने वाले हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं सेथ रॉलिंस और बिगी के बारे में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज सामने निकल कर आ रही है कि क्या WWE सेथ रॉलिंस और बिगी की फ्यूड को रश कर रही है, और अगर रश कर रही है तो क्या इसके पीछे कोई प्लान है WWE का। क्योंकि गाइस देखो, सबसे बड़ा सुपरस्टार मंडे नाइट रॉ के ऊपर अगर आप विंस मैकमैन की नजर में देखो तो वो कौन है। अगर आपने उन 4 सुपरस्टार के ऊपर नजर दौड़ा जो कि लैडर मैच के ऊपर थे, तो वो सेथ रॉलिंस ही थे। और बिगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर, सबसे बेस्ट पॉसिबल चैलेंजर विंस मैकमैन की नजर में कौन हो सकता था रॉ के ऊपर? ऑब्वियसली वो सेथ रॉलिंस थे। तो सर्वाइवर सीरीज से पहले सेथ रॉलिंस को बिगी के सामने डालना, वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए, क्या देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि WWE अपने प्लान्स को रश कर रही है? क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के बाद अच्छे से हो सकता था रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए, या फिर हो सकता था बिगी के लिए इवन रेसलमेनिया वर्दी के लेवल का मैच हो सकता था, क्योंकि सेथ रॉलिंस और बिगी डेफिनेटली एक बड़ा मैच हो सकता है। रेसलमेनिया कैलिबर के लिए भी WWE इसको बुक कर सकती थी। लेकिन सर्वाइवर सीरीज से पहले सिर्फ वीकली शो के ऊपर इस वाली फ्यूड को दिखाना, क्या WWE चीजों को रश कर रही है? और अगर रश कर रही है तो क्या इसके पीछे कुछ WWE का कॉन्क्रीट प्लान है? क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर सेथ रॉलिंस को अगर बिगी के साथ चैंपियनशिप मैच के अंदर लाया जा रहा है तो क्या इसके पीछे रीजन है? और इससे कहीं ना कहीं वो जो बातें है ना कि शायद WWE टाइटल चेंज भी कर सकती है सर्वाइवर सीरीज से पहले, कहीं ना कहीं उन बातों को और ज्यादा आग मिलती है। क्योंकि सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से रश करते हुए लाया गया सर्वाइवर सीरीज से पहले, शायद यहाँ पर कोई टाइटल चेंज भी प्लान हो सकता है। सेथ रॉलिंस जो है सर्वाइवर सीरीज से पहले आपके WWE चैंपियन बन जाए। तो इतना यहाँ पर पता चल रहा है कि विंस मैकमैन ने अपने ट्रिगर्स को जल्दी पुल कर दिया है। इसके पीछे दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि शायद WWE रॉ के ऊपर रेटिंग ज्यादा लाना चाहते हैं, क्योंकि WWE को पता है उनकी रॉ की हालत कैसी चल रही है। तो उनको लगा जो बेस्ट पॉसिबल चीज इस समय हम कर सकते हैं वो है बिगी और सेथ रॉलिंस की फ्यूड करना। फर्क नहीं पड़ता कि कोई बड़ा पेपर व्यू नहीं आ रहा, हम वीकली शो के ऊपर इस वाली फ्यूड को करेंगे ताकि एटलीस्ट जो टेलीविजन है उसके ऊपर हमको अच्छी रेटिंग्स मिले। तो देखते हैं अब क्या रीजन एग्जैक्टली WWE का रहा सेथ रॉलिंस और बिगी की फ्यूड को रश करना। क्या सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाना या फिर WWE रॉ की रेटिंग्स को अच्छा करना? तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा रीजन हो सकता है? क्योंकि डेफिनेटली सेथ रॉलिंस को इतना जल्दी टाइटल पिक्चर में लाना बिगी के साथ में, जब रॉयल रंबल और रेसलमेनिया जैसे पेपर व्यू पड़े हुए हैं, तो WWE का एक काफी इंटरेस्टिंग मूव है। अब इसके पीछे क्या रीजन निकल के आता है, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट हो सकता है देखने के लिए, और शायद WWE में रॉ के ये लैंडस्केप को भी चेंज कर सकता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो गाइस फॉक्स ने अपने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाली जहां पर उन्होंने कहा कि अब क्योंकि रोमन रेंज ने जो है सबको स्मैश कर दिया है, ब्रॉक लेसनर सस्पेंड हो गया है, तो रोमन रेंज के लिए नेक्स्ट इन लाइन कौन हो सकता है उनको चैलेंज करने के लिए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और आपको पता ही है स्मैकडाउन के एपिसोड में जो है अब रोमन रेंज के लिए सर्वाइवर सीरीज से पहले कोई ना कोई बंदा तो आना ही है, जैसे बिगी को सेथ रॉलिंस मिल चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि हैप्पी कॉर्बिन ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, और हैप्पी कॉर्बिन ने यहाँ पर वो कॉन्ग वाली मूवी का
वो ऐसे नजर ताड़ने वाली यहाँ पर जो क्लिप है उसको यूज किया हुआ है, तो पॉसिबली आपको हैप्पी कॉर्बिन देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस के अगेंस्ट में उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंजर। अब ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि सर्वाइवर सीरीज से पहले हो सकता है WWE कोई हल्का फुल्का अपोनेंट देना चाहे रोमन रेंस को उनकी चैंपियनशिप के लिए। और जैसे कि हमने देखा था हैप्पी कॉर्बिन ने नाकामुरा को हराया भी था, तो शायद हो सकता है WWE का वो भी वो हिंट हो। लेकिन अगर WWE शायद इस वाले प्लान के साथ ना जाना चाहे तो आपको पता ही है ड्रू मैकिंटायर तो ऑलरेडी तैयार बैठे ही हैं, तो वहां पर जैसे बिगी और सेथ रॉलिंस की फ्यूड चलेगी बड़ी वाली, तो यहाँ पर हो सकता है सर्वाइवर सीरीज से पहले ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का मैच भी हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर चीजें चल रही है, पॉसिबली आपको डिसअपॉइंटिंग लेकिन हैप्पी कॉर्बिन के साथ रोमन रेंस की फ्यूड देखने को मिल सकती है। पर्सनली मैं इसको इतना ज्यादा पसंद नहीं करूंगा और मुझे पता है आप लोग भी इसको नहीं करने वाले, लेकिन यही WWE का शायद कुछ प्लान हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ बड़ा प्लान है तो फिर ड्रू मैकिंटायर भी हो सकते हैं रोमन रेंस के सामने। और गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है द फील्ड ब्रे वाइट के एक बड़े इंटरेस्टिंग ट्वीट से। जुलाई में WWE उनको अपनी कंपनी से जो रिलीज किया था, और गाइस अब उनका जो 90 डेज का क्लॉज है वो खत्म होने को आया है। इस फ्राइडे को 90 डेज का जो क्लॉज है वो उनका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ब्रे वाइट बन जाएंगे फ्री एजेंट, यानी वो किसी भी कंपनी के साथ जा सकते हैं। और गाइस ट्विटर के ऊपर सिंपली ये वाला ट्वीट किया ब्रे वाइट ने, जो कि फैंस की धक धक बढ़ा रहा है, यानी कि उनकी जो एक्साइटमेंट है उसको बढ़ा रहा है। और सिंपली जो ट्वीट था वो था 2 more days, यानी ब्रे वाइट यहाँ पर खुद बता रहे हैं कि भाई बस उनके अब 2 दिन बाकी रह गए जब उनका 90 डेज का जो क्लॉज है वो खत्म होगा। और इससे वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि भैया बस 2 दिन का और इंतजार है, उसके बाद मैं बन जाऊंगा आजाद पंछी। यानी कि यहाँ पर ब्रे वाइट की नजरें हैं अपने क्लॉज के ऊपर। शायद ऐसा लग रहा है उन्होंने कुछ तो प्लान करके रखा हुआ है कि जैसे ही उनका WWE के साथ क्लॉज खत्म होगा वो कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। अब वो बड़ा स्टेप क्या होने वाला है? इवन कुछ लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि फ्राइडे को उनका क्लॉज खत्म हो रहा है, तो शायद वो फ्राइडे को ही स्मैकडाउन के एपिसोड में आने वाले हैं रोमन रेंस को चैलेंज करने के लिए। अब पता नहीं भाई, यहाँ पर ये शायद कुछ ज्यादा ही सोचना हो जाएगा, लेकिन ब्रे वाइट की डेफिनेटली अब यहाँ पर कुछ डायरेक्शन होने वाली है। इस वाले ट्वीट से हमको ये बात पता चलती है। वैसे आपकी अगर कोई प्रेडिक्शन है ब्रे वाइट को लेकर तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हमारी जो वीडियो थी आज की वही तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।